अभी थोड़ी देर रुके। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। तो क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में बोलना है और उनको आज के परिप्रेक्ष्य में लाना है, तो मेरे साथ ये हमेशा हुआ कि मेरे जन्म की पहचान मेरी खुद की पहचान से ज़्यादा सबको महत्वपूर्ण लगती थी। तो मैं हमेशा बापू के परपोते के रूप में ही पहचाना गया और लोगों को भी वही महत्वपूर्ण लगता है कि वो जो मेरी पहचान है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं शुरुआत में ऐसे लगता था कि भाई मेरी पहचान होगी या नहीं, लेकिन फिर ये एहसास होने लगा कि अगर मेरे जन्म की पहचान से लोगों को प्रेरणा मिलती है तो फिर मुझे उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उसमें मेरे बचपन में जो मेरी दादी ने मुझे एक बात कही थी वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हुई। और जब मुझे ये एहसास होने लगा कि भाई या मुझे वो एहसास दिलाया गया कि मैं कोई ख़ास परिवार में पैदा हुआ हूँ और उसके लिए मैं कुछ लोगों से अलग हूँ, तब मेरी दादी ने मुझे ये कहानी के स्वरूप में ये बात कही थी कि तुम एक बहुत बड़े घने वृक्ष के छांव में अंकुरित हुए हो और कहा कि तुम कितना भी कोशिश कर लो तुम उसकी छांव के बाहर नहीं निकल सकते। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम पर निर्भर है कि तुम उस छांव को वरदान समझ के उसकी छत्र छाया में उसकी सुरक्षा में पनपोगे बड़े होगे या उसको एक श्राप समझकर अपने आप को कोसते रहोगे और कुंठित हो जाओगे। तो मेरे लिए ये बहुत एक अच्छी सीख रही कि मैंने उसे हमेशा एक वरदान समझा और उसी के दायरे में रहकर मैंने अपना काम किया, अपनी पहचान भी बनाई। कई लोग उसमें मेरी टिका भी करते हैं कि भाई मैं उसका फ़ायदा उठाता रहता हूँ और कई बार ये भी कहा जाता है कि तुम अपना जो तुम्हारा कर्तव्य है वो नहीं निभा रहे हो, तुम लायक नहीं हो उस धरोहर के और सब। तो मुझे ये एहसास हो गया कि मैं कुछ भी करूं सब लोगों को हमेशा मैं खुश नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैंने मेरे जीवन का मकसद बना रख दिया है कि किसी को खुश नहीं करना। अगर नाराज़ होना है तो आपकी मर्जी, खुश होना है तो आपकी मर्जी, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका एक नतीजा ये हुआ कि मैं बहुत संकुचित होकर रह गया और बस उस धरोहर के अंदर दायरे में ही रहकर अपना जीवन बिता रहा था। फिर ये एहसास हुआ कि ये नहीं चल सकता, ऐसे नहीं चल सकता और इसलिए पिछले करीबन 10 साल से ये प्रवास मेरा शुरू हुआ। 5 साल से वो ज़्यादा प्रखर तरीके से उभरा है कि मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, अब मैंने मेरा एक कार्य क्षेत्र चुनकर उसमें कार्यरत होना है। और तब से मैं इस तरह से संस्थाओं के साथ, लोगों के ग्रुप्स के साथ, सबके साथ जुड़ता हुआ इस काम में आगे बढ़ता गया। उसमें मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे सांप्रदायिकता के खिलाफ काम करना है। इसमें एक जिम्मेदारी की भावना भी थी और बदले की भावना भी है। मुझे बचपन से यानी युवा अवस्था से मुझे बहुत गुस्सा आता था, हमेशा दुख भी होता था, गुस्सा भी आता था जब बापू की बदनामी की जाती थी, उनके ऊपर तोहमतें लगाई जाती थी और एक बहुत सुनियोजित कार्यक्रम चलाया जा रहा था उनको, उनकी प्रतिभा का खंडन करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, उनके ऊपर दोष डालने के लिए। तो गुस्सा आता था, ये लगता था कि मैं कुछ कर क्यों नहीं सकता इस चीज़ में।
दो चीज़ों ने उसमें मुझे मेरे जीवन में एक कैटालिटिक कार्य किया। एक तो 90 के दशक में जब मायावती जी बीएसपी पे अपना कब्जा जमा रही थी और काफ़ी दलित नेता के स्वरूप में और अग्रेसिव दलित नेता के स्वरूप में अपने आप को डाल रही थी, तब उन्होंने राजघाट पर हमला करके राजघाट में तोड़फोड़ की थी और उसका समाचार सब जगह पे फैला था। तब मुझे याद है कि घर पे बैठ के मैं बहुत रोया था, क्योंकि मुझे बदला लेने का मन कर रहा था कि भाई इसका तो मैं बदला लेना ही चाहिए। और दुविधा भी थी कि गांधी का परपोता हो के बदला लेने की सोच भी कैसे सकता हूँ। तो तब मुझे बापू के उस विचार ने बहुत मदद की कि उन्होंने कहा कि दलितों पे जितना अत्याचार हमने किया है उसके बदले अगर वो लोग सारे मिलकर मुझे झापट भी रसीद करें तो मैं हंसते हंसते हाथ जोड़कर उसका स्वीकार करूंगा। तब जाकर मुझे ये एहसास हुआ कि ये जो उन्होंने किया है वो बापू के खिलाफ के गुस्से से ज़्यादा उनके ऊपर किए गए अन्यायों का। तब ये एहसास होने लगा कि अगर गुस्सा आता है तो जड़मूल से उस चीज़ के खिलाफ काम करना चाहिए। तो तब से ये स्पेक्ट्रम में दूसरा जो आरएसएस ने कंटिन्यूसली बापू के खिलाफ जो सारे इल्ज़ामों का प्रचार किया और सोशल मीडिया आने के बाद, ख़ास तौर पे व्हाट्सएप आने के बाद इसका प्रभाव जो बढ़ा है कि हर रोज़ सुबह एक नई तोहमत लगाई जाती है, एक नई गाली दी जाती है। और क्योंकि मैं लोगों के सामने हूँ, लोगों के बीच में हूँ, मेरे ऊपर ये तोहमत लगाई जाती है कि मैं उसका प्रतिकार करूँ। अभी फिलहाल थोड़े दिनों की बात है, बांग्लादेश के समाचार आने लगे तो जो मेरे ऊपर एक ट्रोल आर्मी लगाई गई है संघ परिवार की तरफ से, जो लोग हमेशा मुझे ट्विटर के ऊपर गालियां देते हैं, तोहमत लगाते हैं, उन्होंने शुरू किया कि किसी एक नाई की दुकान को अटैक किया गया था। हिंदू नाई थे जो वहाँ उनके कथित तौर पे 75 साल से वहाँ रह गए थे और उनकी दुकान में तोड़फोड़ करके उनको पीटा गया था। तो उसका वीडियो लगाकर ये मुझे चुनौती दे रहे थे कि 100 चरखे भेज दो उसकी हिफाजत के लिए। तो ऐसा सब करते रहते हैं। पहले मैं बहुत विचलित होता था उनके साथ, मैं बहस में भी पड़ता था। फिर पता चला कि मुझे ऑक्यूपाई करके रखने के लिए उनको पैसा दिया जाता है और अगर मैं उस ट्रैप में पड़ूं तो मैं उसी में फंसता रहूँगा। इसलिए अब मुझे एक बहुत अच्छा वेपन मिल गया है कि मैं उनको इग्नोर करता हूँ और बेचारे 3 महीने मुझे गाली दे दे कर इतने थक जाते हैं कि फिर आप खुद ही ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो मैंने कहा कि वो अपने ही गुस्से से जल के मरे, वो अच्छा है, मैं क्यों मारूंगा। तो अहिंसक तरीके से हत्या करने का एक औजार मुझे मिल गया और मैंने देखा कि वो बहुत इफेक्टिवली काम करता है। उसके साथ साथ अभी जो समाज में सांप्रदायिकता का विष घोला जा रहा है और उसका जो प्रभाव हमारे समाज पे पड़ रहा है, उसकी एक बहुत गहरी चिंता मुझे होने लगी और मैंने ये तय किया है कि इसके खिलाफ अब काम करना है। ये नफरत का जो माहौल है उसके खिलाफ काम करना है। और मैंने अनुभव किया है पिछले 6 महीनों में जो मैंने काम शुरू किया है, उसके नफरत के प्रभाव का अंदाज़ा आने लगा है। अभी हम लोग लोकसभा चुनाव में आखिरी दौर में बनारस में हम लोग कैंपेन करने गए थे। 1 हफ्ता मैं बनारस की कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहा था, मेरी टीम के साथ हम लोग काम कर रहे थे और वो लोगों ने पिछले चुनाव में भी बनारस में कैंपेन किया था। तो जब हम वहाँ बनारस में जा रहे थे तो वो लोग मुझे वार्न कर रहे थे कि तुषार भाई,
तैयार रहिएगा, बनारस में हमको बहुत ही हॉस्टाइल ट्रीटमेंट मिलेगी। पिछले बार हम गए थे तो हमको भगा दिया जाता था, कई एरियाज़ में हमें एंटर नहीं होने दिया जाता था, कई एरियाज़ में वो लोग हमसे बात तक करने के लिए तैयार नहीं होते थे, हमारा लिटरेचर नहीं लेते थे। तो बोले आप तैयार रहिए, ऐसा ही रिसेप्शन आपको भी मिलेगा। और उनको भी और मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि बनारस शहर में ख़ास तौर पर जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ का वो कॉरिडोर जो बनाया है, उस एरिया में जब हम गए तो लोगों ने हमें अवकार किया, हमारा सत्कार किया, हमको बुलाया और फिर हमको ये आश्वासन देते थे कि आप अपना समय हमारे ऊपर बर्बाद मत करिए, हम तो कतई इनको वोट नहीं देने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों से हम परेशान हैं। पर असली अनुभव जब हम लोग रूरल उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के गांवों में गए और वहाँ एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी कि प्रधानमंत्री ने जो एक स्कीम बनाई थी एमपी आदर्श विलेज गांव का, कि हर एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक गांव एडॉप्ट करे और उसका विकास करके दिखाए आदर्श गांव में। उस गांव में हम काम करने जब गए तो उस गांव के हर चौराहे पे बड़ी बड़ी तख्तियां लगी हुई थी कि ये प्रधानमंत्री का दत्तक लिया हुआ, गोद लिया हुआ गांव है, आदर्श गांव योजना। उस तख्ती के सिवा आदर्श गांव का कोई भी चिन्ह उस गांव की प्रगति में दिखाई नहीं दे रहा था। सड़कें नहीं थी, कोई सुविधाएं नहीं थी। हाँ, एक ही बात थी कि हर घर के सामने एक संडास बनाया हुआ था जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी का नाम बड़ी तख्ती से लगाया गया था। और मज़े की बात ये थी कि गांव वाले उस कोठी को भंडार के रूप में इस्तेमाल करते थे, कोई भी उसका संडास के रूप में इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि मैंने उसमें अंदर जाके देखा। मैंने कहा देखे तो सही कि कैसा है बनाया है, तो बड़ी मुश्किल से मैं उसके अंदर जा पाया, इतना वो सिकड़ा हुआ था। उसमें कोई वेंटिलेशन की सुविधा नहीं थी, यानी अंदर का जो जहरीला वायु था वो अंदर ही ट्रैप होके रहता था, और गर्मियों में उसमें रोटी सेक ली जाए उतनी गर्म हो जाती। तो लोगों ने कहा कि हम तो जा ही नहीं सकते, उसमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। हर केबिन थे, उसके बाहर एक नल लगा हुआ था जो जंग खा के एकदम से खत्म हो गया था, उसमें पानी का कनेक्शन ही नहीं था। बोले ये पाइप है, जमीन में अगर आप खोद के देखेंगे तो वहीं खत्म हो जाता है, उसको पाइप का अटैचमेंट ही नहीं है, सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए वो बनाया गया। वहां मुझे जाके पता चला कि हम शहरी लोगों को एहसास ही नहीं होता कि गांव के लोगों को की प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है। जब हमने वहां की औरतों को सुना, उनकी जो त्रासदी थी उसको सुना, तब पता चला कि हम तो इसका कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी बातें इनके जीवन को उद्ध्वस्त करती है। एक बहन थी, उसने हमने देखा कि बनारस से बहुत चौड़े चौड़े हाईवेज बने हैं, रास्ते बने हैं जो सब जगहों पे बहुत जल्दी तीव्र गति से हमें पहुंचा देते थे। मज़े की बात यह थी कि जैसे ही उस हाईवे पर से एग्जिट लेते थे तो कच्चे सड़क पे उतर आते थे। उसके साथ वाले सड़कें बनाई नहीं थी, वो सारी कच्ची की कच्ची रखी। तो हमने तारीफ की कि भाई देखो कितनी बड़ी चिकनी चुपड़ी सड़कें बन गई है आपके इलाके में। तो वो औरत बोलती है कि क्या खाक हमारी सुविधा हुई है, हम लोग रहते हैं सड़क के इस पार, हमारी रोजी रोटी सड़क के उस पार है, और ये सड़क क्रॉस करते वक्त हमको ईश्वर का नाम लेना पड़ता है कि कहीं कोई तेज आती हुई गाड़ी हमें उड़ा ना दे, क्योंकि हमारी क्रॉसिंग के लिए कोई सुविधा नहीं की गई। फिर बोले पहले का जमाना था जब छोटी छोटी सड़कें होती थी, उनके किनारों पर पेड़ लगे रहते थे, और हम तो हमेशा पैदल काम पे जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं पैदल चल के, धूप हो, सर्दी हो, बरसात हो, हमको तो काम पे जाना ही होता है। तो जब आते जाते थक जाते तो
दरख्तों की छांव में हम लोग बैठ के आराम कर लेते, सो लेते, रिफ्रेश हो जाते, हमारा खाना खा लेते, पानी पी लेते। लेकिन अब पेड़ ही नहीं रहे, हमको छांव ही नहीं मिलती, कड़ी धूप में हमको तपते हुए जाना पड़ता है, हम कहीं आराम ही नहीं कर सकते। मैंने कहा कि इन सड़कों पर चलते वक्त मैं जो शहरी बाबू हूँ वो ये सोचता ही नहीं कि इतनी छोटी छोटी बातें इनके लिए इतनी अहम बन जाएगी। और बोले सिर्फ इसी कारण हम प्रधानमंत्री को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारे सर पे से पेड़ों की छाव निकाल ली है, हमारे रास्ते क्रॉस करने को इतना जोखमी कर दिया कि हम हमारे बच्चों को तो भेज ही नहीं सकते, पर खुद भी सड़क पार करते वक्त डरते हैं कि कहीं से एकदम तेज आने वाली गाड़ी हमें उड़ा ना दे। तो तब जाके पता चलता है कि गांव वालों को क्या समस्याएं हैं, और हम शहरी लोग जो वहां पहुंच जाते हैं कि हम आपकी समस्याएं सुलझाने के लिए आ गए हैं और हम आपकी मदद करें, हमको उनकी बेसिक चीजें ही मालूम नहीं, तो हम क्या उनके लिए काम करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसलिए ये तजुर्बा बहुत ज़रूरी है कि जैसे बापू ने कहा था कि पहले जाके गाँवों को समझो तो सही, फिर गाँव का काम करने की बात करो। कई बार मैंने देखा है कि बहुत एंथुजियास्टिक लोग होते हैं जो सारे प्रॉब्लम्स सुलझाने की शक्ति रखते हैं, और वहाँ गाँवों में पहुँच जाते हैं और उनको कहते हैं कि अब मैं आ गया हूँ, मैं मसीहा हूँ, आपके सारी उलझनें दूर कर दूंगा। पर जब तक उनकी बेसिक चीज़ों को हम समझ नहीं पाते, तब तक जो सबसे उनके लिए अहमियत रखती है वो छोटी छोटी बातों का हम क्या कर सकेंगे। वहाँ उसी गांव में जहाँ मैं गया था, उसी के बगल में उन्होंने एक स्पोर्ट्स सिटी का ऐलान किया योगी आदित्यनाथ ने, और 5 सितारा स्पोर्ट्स सिटी, उसमें 5-6 स्टेडियम्स, अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग स्टेडियम, एक एक्सक्लूसिव क्रिकेट के लिए स्टेडियम जो IPL को किराए पर दे दिया है, वो सब बांध रहे थे, स्पोर्ट्स स्कूल बांध रहे थे सब। तो मैंने गांव वालों को कहा कि चलो अच्छा है, आपको इसमें रोजगार मिलेगा, आपको खेल कूद का, आपके बच्चों को खेल कूद का मिलेगा। बोले साहब इसमें तो सब दुनिया भर से लोग आने वाले हैं, वो आके रहेंगे, वो लोग सीखेंगे, वो लोग खेलेंगे, हमारे बच्चों को तो उसमें एंट्री भी नहीं मिल रहा, और हमें तो सिर्फ झाड़ू पोछे कर की नौकरी मिलेगी, हमको कोई अच्छी नौकरी तो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सिखाने वाले भी सब बाहर से आएंगे, देश भर से, विदेशों से आएंगे। तो हमको हमारी ज़मीन ले ली ये बांधने के लिए, लेकिन उसके मुकाबले में हमको जो हमारी रोजी थी वो छिन गई। भले हमको बहुत कम मिलता था सालाना उस उपज में से, लेकिन वो हमारा होता था। अब तो हमारा कुछ भी नहीं रहेगा, और वो लोग तय करेंगे कि हमको कितना वेतन मिले, क्या वेतन मिले। तो ये जो एक डिस्कनेक्ट है हमारे शहरों की जो आबादी है उनका हमारे गांवों के लोगों के साथ है, वो लोग ना हमें समझ सकते हैं ना हम उनको समझ पाते हैं। तो जब तक हम ये खत्म नहीं करते तब तक सही मायने में हम उनके लिए काम नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण उसी जगह का देना चाहता हूँ कि वहाँ एक बहुत कमिटेड यंग मैन है, युवा है, इंजीनियर, IT में इंजीनियर बन के तय किया कि गाँव में काम करूँगा, गाँव के बच्चों के साथ काम करूँगा। उसकी दुविधा ये है कि उसके पास लैपटॉप नहीं है। तो जब मैं गया था तो मुझे उसने कहा कि मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे यहाँ गांव में बच्चों को पढ़ाना है और वो काम करना है, और मैं सोशल मीडिया का भी काम संभालना चाहता हूँ हमारे संस्था के लिए, तो मुझे एक लैपटॉप आप दिलवा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, कौन सा कैसा लैपटॉप चाहिए वो मुझे आप भेजो, मैं कोशिश करूँगा आपको भेजने की, देने की लैपटॉप। मुझे ताज्जुब हुआ कि जिस लैपटॉप की उसने डिमांड की है, जो कॉन्फ़िगरेशन उसने भेजा है, उस लैपटॉप पर फिल्म मेकर्स जुरासिक पार्क जैसी फिल्में बना सकते हैं, उतना पावरफुल लैपटॉप है। जब मैंने उसको एस्टिमेट के लिए भेजा तो मुझे 2.5 लाख रुपए का एस्टिमेट मिला।
जब मैंने उस युवा को पूछा कि भाई तुमको इतना, तुम बच्चों को पढ़ाने वाले हो वहाँ पर और सोशल मीडिया पर लगाने वाले हो, तुमको इतना महंगा और इतना एडवांस लैपटॉप की क्या ज़रूरत है? कम वाला ले लो जो 50-75 हज़ार में मिलता है, तुम्हारा काम चल जाएगा। तो वो खफा हो गया, बोले मैं गांव में काम करता हूँ तो क्या मुझे पावरफुल लैपटॉप नहीं चाहिए? तो ये जो एक डिस्कनेक्ट है, क्योंकि वो अभी तक अपना जो आईटी इंजीनियर का पर्सोना है वही लेके वहाँ बैठा है, तो उसको लगता है कि देखो अगर मैं शहर में कॉरपोरेट में काम करता तो मैं मेरी तनख्वाह से ये लैपटॉप ले सकता, अब मुझे किसी और से लेना है इसलिए वो मुझे कह रहा है कि तू इतना महंगा लैपटॉप क्यों ले रहा है। तो ये चीज़ भी, ये अंतर विग्रह होता है, उसके कारण भी बहुत सारे फ्रस्ट्रेशंस आ जाते हैं। तो ये ऐसे माहौल में हम कैसे कर सकते हैं, तभी जाके बापू के आश्रमों का महत्व समझ में आता है कि गांवों में लोगों को भेजने के पहले वो आश्रम में लाके उनको, उनका जो शहरीपना था उसको कम कर देते थे और उसके बाद उनको गांवों में भेज के बोलते थे कि अब गांव में तुम गांव सेवक का काम करो। आजकल हमारे पास वैसी फैसिलिटीज़ नहीं रही है, शायद हमने उस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, क्योंकि हम अगर संघ को भी देखें तो वो फील्ड में अपने कार्यकर्ता तब तक नहीं उतारता जब तक उनका संघी डिटर्जेंट से कंप्लीट ब्रेन वॉश न कर दिया जाए, उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को साफ, सुधार होता है ना जो पॉलिश पेपर से घिस घिस के लकड़े को एकदम चिकना कर देता है, वैसे ही वो पॉलिश, संघ का पॉलिश पेपर दिमाग पे चला के उसको एकदम स्मूथ नहीं कर देते, तब तक उनको फील्ड में नहीं भेजते। और हम लोग जो है वो इंडिविजुअलिटी में इतना मानते हैं कि हम कोई भी तरह की इन्फ्लुएंस किए बगैर लोगों को भेजते हैं और उसमें एडजस्टमेंट में ही बहुत टाइम निकल जाता है उनका। मैं ये नहीं कहता कि हम भी वो ब्रेन वॉशिंग करना शुरू करें, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे अंदर तजुर्बाकार लोग हैं उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना चाहिए कि हम एक इंडोक्ट्रिनेशन के टाइप का फेमिलियराइजेशन का प्रोग्राम करें कि एक न्यूट्रल टेरिटरी में रहकर जहां काम करना जाना है उस कार्य क्षेत्र के साथ अवगत होते रहे वो, ताकि जब वो वहां जाए तो एलियन की तरह ना लगे, वहां के उस जगह की समझ के साथ जा सके ताकि समय बर्बाद हमारा ना हो, चाहे वो डेवलपमेंट वर्क हो या ये जो कट्टरवाद है उसका सामना मुकाबला करने के लिए। क्योंकि कई बार मैंने ये भी देखा है कि जो कट्टरपंथी है वो बहुत इक्विप्ड है, उसे ब्रेन वॉश करके जो इंडोक्ट्रिनेशन किया गया है उसमें उसके पास बहुत सारे मुद्दे हैं और हमारे लोग बौखला जाते हैं। वो चेन एक्यूजेशंस के सिलसिले में वो कहीं ना कहीं जाके बौखला जाते हैं कि प्रतिकार कैसे किया जाए। तो वो भी एक करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इन 5 सालों में मैंने सबसे ज्यादा जो अनुभव किया है, मैं माफी चाहता हूँ ये आपको के साथ ये बताने के लिए, लेकिन मैंने ये देखा है कि हमारी जो काम की फील्ड है उसमें जो एक्टिविस्ट्स हैं उनके ईगोज बहुत बड़े हैं और उनको किसी को भी कुछ और सुनने की आदत नहीं है। और हम लोग अपने टर्फ बहुत बहुत गार्ड करते हैं कि भाई मेरा जो कार्य क्षेत्र है उसमें कोई और हस्तक्षेप ना करे, मेरा जो इन्फ्लुएंस सेक्टर है वो छीन ना लिया जाए। हमेशा जब भी मीटिंग होती है तो मैंने देखा है कि हम लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र का डिक्लेरेशन करते हैं कि भाई हम ये काम करते हैं, और उसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ये बता रहे हैं कि भाई ये मेरा सीमा है, इसमें आप इंक्लूड मत करिएगा करके। तो ये जो एक हमारा कमजोरी है उसको हमने तोड़ना, इसलिए नेटवर्किंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता है।
जेन्युइनली नेटवर्क करके हम एक दूसरे की ताकत बढ़ाने की जब कोशिश करते हैं, तो ये शक के दायरे में हम आ जाते हैं कि हम पोचिंग तो नहीं कर रहे हैं इसमें। जबकि संघ वाले जो काम करते हैं उसमें ये दिखता है कि जितनों को भी जाना है, जितनी भी भेलपूरी हो जाए, जितनी भी चटनियाँ उसमें गिरे, वो उसको स्वादिष्ट ही समझते हैं और उसका नतीजा भी उनको उतना ही अच्छा मिलता है जैसे जितना कि हम लोग ने कल चाट का मज़ा उठाया। तो हमने ये एडेप्टेशन करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से हम लोग रेगुलरली मिलकर एक दूसरे के साथ काम करने की आदत डालें और एक दूसरे की ताकत को मल्टीप्लायर, हम लोग फोर्स मल्टीप्लायर की जगह पे फोर्स डिवाइडर्स बन गए कि आपस में बांट लेते हैं। अभी अभी मेरा तजुर्बा है कि हमने बम्बई में ये कोशिश की है कि एक ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप वापस से कार्यरत करें हम भारत के लोग के नाम से, और मेनली हम लोग नफरत के खिलाफ काम करें। जब हमने ये बात करना शुरू किया तो तीसरे ही दिन हमको मैसेज आया कि एक ग्रुप ऑलरेडी हम भारत के लोग के नाम का है, तुम क्यों कर रहे हो। हमने कहा कि भाई एक ग्रुप है तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि दूसरा ग्रुप नहीं हो सकता और वो दो ग्रुप एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते। लेकिन इमीडिएटली ये भावना आ जाती है कि ये लोग शायद पोच करना चाहते हैं, ये लोग शायद टेक ओवर करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो ये जो एक मेंटालिटी है वो हटाना बहुत ज़रूरी है हमारी, क्योंकि ये हमारी कमज़ोरी बनती जा रही है। और अब हम लोग उस कगार पे खड़े हैं कि ये हमारा फाइनल बैटल है, इसमें हम हार नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इसमें हारे तो ये मुल्क को हार बैठेंगे। जिस तरीके से इस मुल्क की कल्पना की है, जिस मुल्क को बचाने के लिए हम लोग वचनबद्ध है, जो हमने अपने आप को वचन दिया है कि हम इस मुल्क को बचाने के लिए कार्यरत रहेंगे, वो नाकामयाब हो जाएगा। क्योंकि जितनी सफलता कट्टरवादियों, कट्टरपंथियों को मिली है वो उनकी आशाओं से भी कई गुना ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये कभी सोचा भी होगा कि इतनी जल्दी इतने वो लोग प्रभावशाली हो जाएंगे, इतना उनका असर इस मुल्क पर होगा। कि हम हमेशा ये कहते थे कि भाई हमारे घर की चौखट तक नफरत आई है, अब वो नफरत हमारे दीवान खंडों में आ गई, हमारे परिवारों के बीच वो आ गई है। और हम अगर अब नहीं लड़ेंगे तो फिर शायद हम खुद भी जहरीले बन जाएंगे उस प्रभाव के नीचे। इसलिए अब ये जो लड़ाई लड़नी है उसमें हमें हमारे हर शस्त्र का इस्तेमाल करना होगा। मैंने ये चुनावी प्रक्रिया का आपको इसी दरमियान मुझे जो अनुभव हुए वो भी काफ़ी आई ओपनर थे, और मैं थोड़ा डर गया उससे, क्योंकि यहीं बनारस के ही एक गांव में, मुसलमानों का गांव था, जहां उन्होंने मेरी एक पब्लिक मीटिंग लगाई थी और करीबन 3-4 हज़ार प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम्स आए वहाँ मुझे सुनने। और मेरी आदत है कि मैं लोगों के बीच जाता हूँ, जब मीटिंग में जाऊँ तो भी वो लोग वीआईपी पाथ वगैरह बनाते हैं, मैं मना करता हूँ। मैं बीच में से ही चलूँगा लोगों के, और उतरते वक्त भी मैं बीच में से ही चल के बाहर निकलता हूँ, ताकि लोगों को ये मौका मिले कि अगर चाहे तो मेरे साथ बात करें। और उसमें जो मुझे एक एहसास दिलाया गया, जितने भी लोग और सामान्य लोग, वो सब बुनकर समाज था, वो सारे के सारे वहाँ बनारसी साड़ियाँ बुनते थे, हैंडलूम के और अब पावरलूम के, वही लोग सारे थे। और आके जब उनको पता चला कि वो मुझे अप्रोच कर सकते हैं, एक्चुअली में मुझे छू सकते हैं वो लोग, तो आके मेरे साथ बात करने लगे। और युवा, बुजुर्ग और बूढ़े सारे आके हमको ये कह रहे थे कि तुम हो तो तुमने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई, इस मुल्क की डोर अपने हाथ में क्यों नहीं ली,
तुम्हारा क्या फायदा, तुम गांधी के परपोते हो और तुम ये इस मुल्क को संभाल नहीं रहे हो। तो तब जाके मुझे ये एहसास हुआ और मैं डरने लगा कि लोगों के दिलों में ये कैसी एक विचार है कि डेमोक्रेसी में रहने के बावजूद उनको ऐसे लगता है कि खून के रिश्ते वाले ही लोग उनको संभाल सकते हैं। ये मुझे लगता है कि हमारी डेमोक्रेटिक पराजय है कि 75 साल के बाद भी हम हमारे लोगों के दिमाग में से वो जो फ्यूडल राजाशाही की एक आस्था है वो खत्म नहीं कर सके, मिटा नहीं सके। आज भी उनको यही लगता है कि किसी घराने में से ही उनका उद्धार हो सकता है और कोई सामान्य व्यक्ति कभी भरोसे के लायक नहीं हो सकता कि उसको हम आंख मूंद कर अपना विश्वास दे दे, अपना सब कुछ दे दे। और बात क्या थी कि देखो ये मोदी ने क्या कर दिया, अब तुम संभालो। मैंने कहा तुम्हें कैसे एहसास होता है कि मैं उससे बेहतर रहूंगा? सिर्फ मेरे साथ जुड़े हुए नाम के कारण तुमको ये लगता है कि मुझ में वो क्षमता होगी? पर ये जो एक विचार है वो मैंने सिर्फ गांव की अनपढ़ बस्तियों में नहीं अनुभव किया, पढ़े लिखे लोगों के पास से भी यही विचार, यही आशा, यही तोहमत मेरे ऊपर लगती हुई दिखाई दी है। उसी दौरान मैं गया था, तब एक कथित कांग्रेसी मेरे साथ हो गया, मेरे साथ बातें कर रहा था। उसने मुझे कहा कि तुम ओरिजिनल हो तो वो नकली क्यों है? मैंने कहा यार ओरिजिनल और नकली क्या होता है बताओ मुझे। तो बोले नहीं, ओरिजिनल गांधी तो तुम हो, वो नकली गांधी क्यों इतना प्रभावशाली? ये एक बहुत खतरनाक विचार है। कोई असली हो सकता है, कोई नकली हो सकता है, कोई लायक हो सकता है, कोई शंका के घेरे में रख सकते हैं किसी को। ये हमारी विचारों की कुंठितता और इसी वीकनेस, कमजोरी को ये संघी लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। उन्होंने ही यह शुरुआत की। मेरे ऊपर संघ के जो ट्रोल्स मेरे ऊपर अटैक करते हैं, उन्होंने मेरे लिए एक नाम निकाला है, मुझे सरनेम ट्रेडर बोलते हैं कि मैंने मेरी जो सरनेम है उसका ट्रेडिंग करके, उसका सौदा करके बेच दिया नकली गांधीयों को। तो मुझे हमेशा वो लोग सरनेम ट्रेडर बुलाकर अपमानित करने की कोशिश करते हैं। कई बार जब मुझे प्रतिकार करने का मन होता है तो मैं कहता हूँ जलन होती है क्या? ट्रेड करने को कुछ नहीं है इसलिए मेरी जलन होती है क्या आपको? उनका एक टर्म है बर्नौल भेजू। मैं हमेशा ये पूछता हूँ कि भाई बर्नौल की ट्रक भेजू क्या आपके पास? इतनी जलन क्यों हो रही है आपको? पर ये हम मजाक में भले उड़ाए, पर इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट जहां पर हमारे समाज में ये विचार घर कर गया है कि जन्म के कारण लायकात होती है, वहाँ जातिवाद पनपता है, वहाँ कम्युनलिज्म पनपता है, वहाँ फ्यूडलिज्म पनपता है और वहाँ डेमोक्रेसी नष्ट होती जाती है। और 75 साल में हम लोग इस सोच को कमजोर भी नहीं कर पाए, खत्म तो छोड़ दीजिए, कमजोर भी नहीं कर पाए। तो हमारे जैसे लोगों ने ये सारी बातों पर अब विचार करना होगा और हमारी रणनीति को इन सारे मोर्चों पर इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने की हमने कोशिश। और ऐसे जब हम लोग मिलते हैं तब हमने वो स्ट्रैटेजीज आगे चल के स्ट्रैटेजाइज करके हम कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इस लड़ाई को, उसकी बातें करना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी हो गया है आज, क्योंकि अब हम कहीं पर भी शिथिल नहीं हो सकते। 24 का जो ये रिजल्ट आया है उससे हम खुश होकर बैठ नहीं सकते। महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं और ये बहुत
तय है कि पार्लियामेंट इलेक्शन का जो रिजल्ट मिला है वो असेंबली इलेक्शन को प्रभावित नहीं करेगा। हम अगर ऐसा सोचें कि भाई इतना अच्छा कर दिया है तो उसको मल्टीप्लाई करके असेंबली में इतनी सीटें इंडिया आघाड़ी की आ जाएगी, वो नहीं होने वाला। क्योंकि एक तो अब संघ परिवार चौकन्ना हो गया, उनको पता चल गया है कि उनकी कमजोरी कहाँ है और उस कमजोरी को अटैक करके वो लोग फायदा उठाने की रणनीति इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। मुसलमानों को टारगेट करना, दलितों को टारगेट करना, उनके मतों को फोड़ना, उनकी जो थर्ड कॉलमनिस्ट फिफ्थ कॉलमनिस्ट है उनको उन्होंने ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया। और बदनसीबी की बात यह है कि महाराष्ट्र में MVA जो महाविकास आघाड़ी जो बनी है उसकी जो पार्टियां हैं वो अभी भी लोकसभा के चुनाव की सफलता की खुशियां ही मनाने में व्यस्त है। वो लोग अभी भी फील्ड पे काम करने के लिए उतर नहीं रहे। ये जो आदत पॉलिटिकल पार्टीज को पड़ गई है कि चुनाव घोषणा होने के बाद ही कार्यरत होना, उसके बाद कैंडिडेट सिलेक्शन करना। हमारी जब गोष्ठी हो रही थी तो नेशनलिस्ट NCP ने हमसे सबसे ट्रूथफुली हमसे बात की। हमने कहा कि भाई इतना समय है, आप कैंडिडेट्स तय कर लो, एटलीस्ट ये अनुमानित कैंडिडेट्स का एक लिस्ट डिक्लेयर करो ताकि वो लोग कार्यरत हो सके। बोले नहीं, हम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर अगर वो जिनके नाम उसमें नहीं आएंगे वो दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे। तो हमने कहा कि नहीं, तो फिर बूथ पे कार्यकर्ता नियुक्त कर दो, बूथ इंचार्ज नियुक्त कर दो ताकि वो काम करे। बोले हमने पिछले इलेक्शन में किया था, उसमें से बहुत सारे लोग दूसरे ही दिन दूसरी पार्टी में चले गए, इसलिए वो भी हम नहीं करेंगे। तो ऐसा जो एक शंका का उनके ऊपर वो प्रभाव हो गया है कि भाई हम तो हमारे लोगों को भी टिका के नहीं रख सकते। तब हमको ये एहसास हुआ कि अब कुछ जिम्मेदारियां सिविल सोसाइटी को लेनी पड़ेगी और हमने जो पार्टी काम करने से अचकाती है वो काम हमने करना शुरू कर देना पड़ेगा। तब जाके एक हमको दूसरा एक सामना भी करना पड़ेगा कि हमारे सिविल सोसाइटी के कई लोग हैं, बोलते हैं हम पार्टी बैनर के नीचे काम नहीं करेंगे, हम पार्टी के साथ आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। आपको पॉलिटिकल काम भी करना है और आपको पार्टी के साथ आइडेंटिफाई भी नहीं होना है, तो फिर काम कैसे कर सकते हैं? कहीं ना कहीं कोई साइड तो हमको पिक करनी होगी, तय करना होगा कि हम उस पार्टी के मेंबर नहीं बने, लेकिन चुनाव के लिए हम उस पार्टी के साथ काम करने को तैयार है, उनके मंचों पर खड़ा रहने को तैयार है। कई बार सिविल सोसाइटी वाले कहते हैं हम हमारा मंच बनाकर मीटिंग करेंगे, पार्टी के मंच पे जाके खड़े रहेंगे। अरे पार्टी पैसा देके मोबिलाइजेशन करती है, उनके मीटिंगों में क्राउड्स दिखाती है। हम सिविल सोसाइटी वाले, मैं इसी बनारस की ही उसका बात कर रहा था, जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने 3 दिन का मेरा प्रोग्राम तय किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग रोड शो करेंगे और चौराहों पर हम मीटिंग्स लगाएंगे। कई बार ऐसा हो रहा था कि चौराहे पर जब जाके मैं बोलना शुरू करता था तो हमारे लोगों के सिवा 2-3 ही लोग ऐसे होते थे जो वहां चौराहे पर कहीं बस के लिए इंतजार कर रहे होते थे, कहीं ट्रकों के लिए इंतजार कर रहे थे और वो आए उस तरह तक खड़े रह के सुन रहे थे। हम लोग 50 लोग भी मोबिलाइज नहीं कर सकते। तो ऐसे में हमने क्यों ये ईगो रखना चाहिए कि हम पॉलिटिकल पार्टी के मंच पे नहीं जाए, जब हम इलेक्शन का काम ही करना चाहते हैं। तो ये क्यों हो कि हम पॉलिटिकल पार्टी के पास न जाए। और ऐसा तो नहीं है कि हमने उनसे शादी करनी, कि जन्म जन्म का रिश्ता बांधना है, हम इलेक्शन के लिए उनके साथ काम कर रहे हैं। तो ये जो सारे इनहिबिशंस हमारे अंदर है, अगर हमें ये लड़ाई लड़नी है तो हमें ये सारी चीजों को
कुछ समय के लिए स्थगित करना चाहिए। और हम ओपनली अब कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी के मंच पे जाते हैं, मैं तो कैंपेन भी करता हूँ। मुझे लोग ये भी कहते हैं कि तुम अपना पॉलिटिकल करियर बना रहे हो। मैंने बोला आपको जो समझना है समझो, पर मैंने तय किया है कि मैं इलेक्शन में काम करने वाला हूँ। मैं मंचों पे जाकर कैंडिडेट्स और पार्टी के लिए कैंपेन करूंगा, मैं उससे बाज नहीं रहूंगा। तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये बस पर्याप्त नहीं है कि हम ये कहें कि आप इसके लिए वोट ना करो। अब ये जरूरी है कि हम कहें कि किसके लिए वोट करें। तो मणिशंकर जी आ रहे, ओके। तो ये सारे तजुर्बे अब मुझे होने लगे हैं। मुझे ये अब महसूस होने लगा है कि शायद इतने सालों तक अपने आप में सीमित रहकर मैंने जो मेरे ऊपर मेरी धरोहर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली थी, उससे अन्याय किया है, उससे मैंने बेईमानी की है। और इसलिए मैं अब खुलकर इस लड़ाई में लड़ रहा हूँ। मुझे बहुत, मेरे ईगो के लिए ये बहुत अच्छा एक अनुभव हुआ था कि अभी 10 दिन पहले राजीव गांधी की जो जन्म जयंती थी, तब कांग्रेस ने मुंबई में एक बड़ा जलसा षणमुखानंद हॉल में किया था। और उसमें चीफ गेस्ट खड़गे साहब आए थे और एमवीए के घटक पक्षों के सारे जो नेता थे वो भी उस मंच पे आए थे। तो एक फूलों के साथ साथ एक शोभा का तत्व मानकर कांग्रेस ने मुझे भी मंच पे बिठाया था। मजे की बात यह थी कि जिसने मुझे मंच पे बिठाया था उसने मेरी जो कुर्सी थी वो विंग में लगा के रखी थी। तो मैंने पूछा उसको, यार विंग में बैठने का फायदा क्या, क्योंकि मेरे सामने सारे सिक्योरिटी वाले खड़े हो गए थे, जिनकी सिक्योरिटी आई वो सारे मेरे सामने खड़े हो गए। मैंने कहा कि यार मुझे यहाँ क्यों बिठाया, मैं उससे अच्छा तो नीचे, क्योंकि सबकी पिछवाड़े के दर्शन करने के सिवा मुझे कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने कहा कि इससे अच्छा मैं सामने ऑडियंस में बैठता तो तुम लोगों को तो देख सकता। तो बोले नहीं तुषार भाई आप इधर बैठे रहिए, हम अनाउंस करेंगे कि महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी मंच पे बैठे हुए उनके लिए उतना काफी था कि वो हो जाए। पर मेरे लिए ये अच्छा हुआ। अब मुझे पता नहीं है कि वो सच्ची बात कर रहे थे या मुझे खुश करने के लिए कर रहे थे। पर जब खड़गे जी आए तो उन्होंने मुझे देखा बैठा हुआ, तो उन्होंने मुझे मेरी पीठ थपथपाई और बोले मुझे पता नहीं चलता कि मोदी जी आपसे डरते क्यों हैं इतना। मैंने कहा क्या हुआ भाई, मोदी जी क्यों डरने लगे? तो बोले पिछले दिनों हमारी गांधी स्मारक निधि की मीटिंग हो रही थी, उसकी एडवाइजरी काउंसिल में वो भी है। तो बोले मीटिंग हो रही थी, उसमें आपके चाचा आए थे गोपाल कृष्ण गांधी। तो मोदी जी ने हमारे सबके सामने उनको कहा कि तुम्हारा भतीजा बहुत अनाप शनाप बकता रहता है, मेरी टीका करता रहता है, उसे समझाओ कुछ कम करे। तो बोले आपके चाचा ने उनको बोला कि अब तो वो बड़ा हो गया है, हमारी बातें नहीं सुनता, वो अपनी मनमानी करता है। तो बोले मैं जानना चाहता हूँ कि मोदी जी आपसे इतना डरते क्यों हैं? मैंने कहा पता नहीं खड़गे साहब, पर लेकिन मैं खुश हूँ अगर सच में वो डरते हैं तो मैं और डराऊंगा। और वही बात उन्होंने अपने भाषण में भी कही। तो मेरी ईगो को बहुत बूस्ट मिल गया उससे। और अगर वो सच है तो मैं उसे मेरी सफलता मानूंगा कि अगर प्रधानमंत्री मुझसे परेशान है तो उनको परेशानी मुबारक। तो मुझे लगता है मुझे जो बातें करनी थी वो तो मैंने कर दी। अगर किसी को प्रश्न पूछने हैं तो जरूर पूछ सकते हैं। तो तुषार भाई ने